आईफोन गिफ्ट करने के लिए मैं 6-7 घंटे गाड़ी चला के यहाँ तक आई हूँ एंड आई वॉज अबाउट टू एंड द इंटरव्यू विदाउट डूइंग दैट। जो 2024 वाले बच्चे हैं, जो मैं बैच अभी निकालूंगी 2024 के लिए, जो भी बच्चा 360 में से 360 लेके आएगा, ठीक है, तो आपको आईफोन जो भी उस टाइम पे लेटेस्ट चल रहा होगा वो मैं गिफ्ट करूंगी। अगर आप मेरे पास नहीं आ पाओगे चंडीगढ़, मैं आपके पास आऊंगी। अगर आप कहीं नहीं आ पाओगे, मैं आपके घर आऊंगी। आई विल गिव यू। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे बच्चे नीट में बहुत अच्छा करेंगे, जो नीट को क्रैक करेंगे और वो मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, मैं उनके साथ छोटे छोटे इंटरव्यूज़ करूँगी। क्योंकि जो गलतियां उन्होंने करी हैं वो आप लोग ना करो। जो उनकी लर्निंग्स हैं साल में 2 साल में, जो उन्होंने इकट्ठा किया है एक्सपीरियंस, वो आप लोगों को सिर्फ बात करने से पता चल जाएगा। तो यदि आप 10वीं में हो, आप 11वीं में हो, आपको एक रोल मॉडल चाहिए। आपके घर में अभी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने अभी नीट क्रैक किया है, या आपके रिश्तेदारी में नहीं है, तो दे कैन बी योर मेंटर्स, दे कैन बी योर गाइड्स। ये आपको गाइड कर सकते हैं। सो आज हमारे साथ हैं खदीजा फातिमा। हेलो बेटा। हाय मैम। और उनके फादर श्री मोहम्मद यूनुस। हेलो सर। हेलो कैसे हो सर आप? जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो पहले तो मैं सर से ही बात करना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मैम लग रहा है, हम लोगों को यहाँ आने पे आपने इनवाइट किया और हम लोग आए। और बच्चे अगर हम लोगों के जरिए अगर कुछ उनको फायदा होता है तो ये बहुत एक अच्छा काम होगा। जब आपको पता चला कि खदीजा के टोटल 651 मार्क्स हैं जी जी और उसको एडमिशन पक्का मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी में इसके 100% मार्क्स हैं, 360 में से 360 मार्क्स हैं, जी जी। तो आपको कैसा लगा? मुझे मैम उस वक्त मैं एक अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था, तो हमारी छोटी बेटी ने, जो हलीमा सादिया, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि अब्बू अप्पी का हो गया मेडिकल में। हाँ हाँ। तो मैं जहाँ बैठा हुआ था, मैं एकदम से बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो क्योंकि वो बच्ची थी, वो पूरी बात नहीं समझा पा रही, तो फिर मैंने हमने कहा मम्मी को दो। हाँ हमने फिर पूछा तो कहने लगे कि हाँ, खदीजा एकदम बिल्कुल इमोशनल थी। हाँ तो मैंने फिर इनसे बात किया, मैंने इनको मुबारकबाद दिया और उन्होंने कहा बेटा बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के घर में ये पहली एक जो है कि जो डॉक्टर बन रही है। हाँ 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 तो हम लोगों को ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत फीलिंग हुई कि हमारी बेटी ने ये किया, और हमें उम्मीद थी हाँ कि ये बच्ची हमारी करेगी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो 561 स्कोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और क्योंकि कोरोना का दौर था तो उस बीच में 11th वगैरह इसमें पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन जो भी कर पाए और अपने आप सेल्फ स्टडी की। तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी ले लें एडमिशन, तो हम लोगों के पास, हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो खदीजा ने कहा कि नहीं, अब हम अगला अटेम्प्ट लेंगे और आगे करेंगे। मतलब 1 साल ड्रॉप किया हाँ, मैंने। एक साथ ड्रॉप किया जी। और ये रिजल्ट फिर ये आया रिजल्ट फिर ड्रॉप के बाद। जी रिजल्ट आया। चलो सर, बधाई हो आपको। Thank you, ये ma'am, thank एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए, जी मैम। जब उनके बच्चे, जो आपने सपना देखा है वो साकार हो रहा है। आपका और बच्चे का जो एक कंबाइंड सपना था जी वो साकार हो रहा है। तो ये किसका आइडिया था कि डॉक्टर बनना है करके? आज सच मैम, बचपन से तो मैंने सोचा था, बस वो चाइल्ड्स थिंकिंग। लेकिन काफ़ी मतलब बाद में आके मैंने 11th में ही प्रॉब्ली मैंने आके एकदम अपना माइंड बना लिया था कि हाँ, मुझको मेडिकल लाइन में ही जाना है। किसी का इन्फ्लुएंस था कि किसी से कि अच्छा वो डॉक्टर है, मुझे भी बनना है, या किसी ने बोला हो कि ऐसा बनना होता है, ऐसा होता हाँ, आई केम अक्रॉस अ फ्यू गुड डॉक्टर्स। तब आई केम टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत नीड है ऑफ गुड डॉक्टर्स अराउंड अस। तब काफ़ी मतलब एक पुख्ता इरादा हो गया। आई वॉज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट उसके बाद। और तुम जब अभी तो तुम एडमिशन लोगी एमबीबीएस में, तुम किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहती हो? वैसे तो आई वुड लाइक टू स्पेशलाइज इन सर्जरी, लेकिन अब वो तो देखने की भी बात है आगे चल के। बट हाँ, मतलब इन द बैक ऑफ माई हेड समवेयर सर्जरी। चलो बात करते हैं तुम्हारी तैयारी की। तो कब से तुमने तैयारी शुरू की और क्या क्या तुमने स्टेप्स लिए फिर? तैयारी मैम मैंने सबसे पहले शुरू करी थी 11th क्लास से, जब मैंने सोचा था कि हाँ, बायोलॉजी लेते हैं एंड मेडिकल की तैयारी करते हैं। एंड 11th में आके मुझको एकदम से थोड़ा सा कह सकते हैं एक सिलेबस शॉक लगा था, बिकॉज 10th और 11th के सिलेबस में काफ़ी हर बच्चे को लगता है ना ये, हाँ। मतलब
सब ये ऐसे एकेडमिकली चैलेंजिंग भी है हाँ, हाँ। और वास्ट भी है। हम्म। तो पहले तो मुझको थोड़ा सा टाइम लगा था उस चीज़ में सेटल होने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। ये शौक मुझे भी लगा था जब मैं 10वीं से 11वीं में गई थी। तो एकदम से ऐसा लगता है ना 10वीं में हम लोग थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो हमारे पूरे नंबर आ जाते हैं, हम लोग हर चीज़ में एक्सेल कर रहे होते हैं। एंड एकदम से 11वीं में आके आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो। हाँ, एकदम से सिलेबस ऐसे जंप मारता है बहुत बड़ा, और उसके साथ कोप अप करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आई थिंक मेरी आधी 11 तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में लग गई थी कि ये काफ़ी सारा है और आई हैव टू चेंज माई वेज अकॉर्डिंगली। फिर तब मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी अपनी सिटी में एंड तब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट। जितना मुझको उस वक्त गाइडेंस था उस हिसाब से आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर इट। तभी आई थिंक अराउंड जब मैं 12th में थी, जब मैं 12th में आई थी, तब मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस योर लेक्चर्स एंड मैंने पहला आपका जो चैप्टर देखा था वो बायोमोलिक्यूल्स था और मुझको बायोमोलिक्यूल्स उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एंड तब मैंने आपका लेक्चर देखा और उसके बाद फिर आई नेवर लुक बैक, क्योंकि फिर उसके बाद जब मैंने आपसे बायोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी तो फिर आई यूज्ड टू सर्च अप लेक्चर्स ऑन यूट्यूब कि हर चैप्टर आपका मिल जाए। और फिर मुझे किसी और से समझने का मतलब मन भी नहीं किया और मुझे फिर किसी और से समझ में भी नहीं आया, बिकॉज मैं काफ़ी अकस्टम हो गई आपके पढ़ाने के स्टाइल से। तो और फिर उसी मतलब इसीलिए मैंने फिर अपने ड्रॉप ईयर में आप ही की वजह से मैंने अकेडमी उस टाइम मतलब मैंने लिया कि मतलब ऋतु मैम पढ़ाती हैं, तो फिर मैंने इसीलिए अकेडमी का हो गया एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आपका भी एंड वहाँ पे भी। तो जैसे बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो लाइव लेक्चर्स तुम्हें बढ़िया लगते हैं या रिकॉर्डेड में देखना तुम ज़्यादा पसंद करती हो? मैम ये तो है बिकॉज कभी कभी होता है ना कि उस टाइम कुछ क्लासेस क्लैश करती थी तो मैं कभी रिकॉर्डेड भी देख लेती थी, बट जो ये होती थी जो प्रैक्टिस क्लासेस होती थी ये सब मैं लाइव ही करना प्रेफर करती थी। मुझे भी यही लगता है कि जो लाइव लेक्चर्स की बात है थोड़ा सा मतलब रिकॉर्डेड में होता है आप फास्ट करके देख सकते हो तो वो आपका टाइम वहां से सेव हो जाएगा, लेकिन जो लाइव लेक्चर्स की बात है जो इंटरेक्शन होती है वो टीचर से फिर एक देखो बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट उतना ही पसंद आता है जितना कि उसको टीचर पसंद आता है। टीचर से उसकी जितनी बॉन्डिंग रहती है उतना ही उसको उस सब्जेक्ट से भी बॉन्डिंग रहता है क्योंकि टीचर उस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मुझे भी यही लगता है कि लाइव लेक्चर्स बेटर होते हैं, मतलब जब तक कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको वो टाइम नहीं मिल रहा है कि आपको रिकॉर्डेड लगानी पड़ रही है, नहीं तो लाइव ही लगाओ, लाइव बेटर है। लाइव में डाउट सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो अब तुम्हारे बायोलॉजी में 360 में से 360 आए, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। मतलब कहने में बहुत आसान है, हर टीचर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है आजकल की 360 में से 360 आपके आ जाएंगे, आपके 10 दिन में आ जाएंगे, आपके 15 दिन में आ जाएंगे, आपका 1 महीने में आ जाएंगे, बट ट्रूथ क्या है 360 में से 360 लाने का? आई वुड से मैम की कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उसका मतलब रिटेन बहुत करना पड़ता है। हाँ। और इतना सारा है कि एक साथ इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उसको मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही रिटेन करे रह जाएं। रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस डिविजन और स्पेसिंग भी मतलब अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-2 महीने के बाद अगर आप रिवाइज करने चलेंगे तो यू इवेंचुअली यूल फॉरगेट, दिमाग से निकल जाएगा। तो क्या कोई 3-4 महीने में प्रिपरेशन करके 360 में से 360 ला सकता है? मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने पूरा 1 साल करा था एंड उससे पहले भी बायोलॉजी काफ़ी मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो बायोलॉजी पे मेरा एक हेड स्टार्ट हमेशा से था। लेकिन जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में किया तब मैंने बायोलॉजी पे मतलब काफ़ी मतलब फुल ईयर मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे और बायोलॉजी पे भी। अक्सर ये भी होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि बायोलॉजी हो जाएगी और मतलब फिजिक्स कर लें या केमिस्ट्री कर लें और बायोलॉजी पे इतना ना ध्यान दें। और बहुत बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि उनको बायोलॉजी पसंद होती है तो वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। लेकिन आई बिलीव कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है बच्चों, ये मिथ को क्लियर करने के लिए कि आप 3 महीने में पढ़ लो ये हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। सिर्फ पढ़ के
उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी बहुत है। आपको अगर 38 चैप्टर्स एक साथ रिटेन करने हैं तो आप एक बार पढ़ के उसको रिटेन नहीं कर सकते। एज अ टीचर मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे भी भूल जाती हैं चीज़ें, तो एक बच्चे को क्यों नहीं भूलेगी जो कि अभी कुछ समय से ही वो सब्जेक्ट पढ़ने लगा है। सो सिर्फ अभी स्पेसिफिकली बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज योर शेड्यूल रिगार्डिंग बायोलॉजी एंड व्हाट डिड यू डू टू रिटेन इट? कि आपको, क्योंकि मुझे याद है जब मैं एग्जाम टेस्ट भी लेती थी स्पेशल क्लासेस में, तो मैं इतने मुश्किल टेस्ट बनाती थी एनसीईआरटी से। तो मेरा ये वो रहता था कि एनसीईआरटी से बनेगा लेकिन मुश्किल टेस्ट बनेगा, और मैं टेस्ट भी खुद बनाती थी पढ़ पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के। तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करती थी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये सॉल्व किया कैसे बच्चे ने। ये तो मतलब आपको एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। तो मुझे पता था कि तुम्हें याद हो रही है, उस तरीके से याद है एनसीईआरटी। सो हाउ डिड यू डू इट? सबसे पहला तो मैम जैसे आप क्वेश्चंस बनाती थी, हाँ। तो मैंने भी बायोलॉजी मैंने बुक ऐसे पढ़नी शुरू कर दी कि क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। हाँ। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, बिकॉज आपको फिर अगर आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे तो आपको लाइन में दिख जाएगा क्वेश्चन। हाँ। तो ये एक अच्छी टेक्निक है कि आप बुक ही इस तरीके से पढ़ें कि आपको उसमें क्वेश्चंस खुद ही खुद नजर आने लगे। हाँ। उसके लिए भी यू विल नीड टाइम, यू विल नीड इनफ टाइम कि आप इतना फोकस होके पढ़ सकें। हाँ। तो आई बिलीव सबसे पहले कि लेक्चर्स से एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए सिलेबस। और तो आपने क्या किया? सबसे पहले आप मेरा लेक्चर देखते थे? जी, मैंने लेक्चर्स के थ्रू मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, और उसमें भी जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया या प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, तो उसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के उनको पहले कर लें ताकि उनके रिविजन्स भी ज़्यादा हो पाए। जेनेटिक्स हो गया, तो इनको करके इनके रिविजन्स चलते रहें, एंड देन यू कैन गो ऑन विद द अदर चैप्टर्स, इजियर चैप्टर्स। अच्छा, तो आपने जैसे जो मुश्किल चैप्टर्स हैं उनको आपने ज्यादा बार रिवाइज किया, जी, है ना? और जो इजी चैप्टर्स हैं वो थोड़ा कम भी रिवीजन हो जाएगा तो भी चल जाएगा। तो आपने से एक जेनेटिक्स की बात कर लें तो आपने कितनी बार उसको रिवाइज किया होगा? आई वुड से 6 से 7 बार तो मैंने किया ही होगा रिवाइज। 6 से 7 बार आपने रिवाइज किया होगा। सो अगर हम एक इंडिविजुअल चैप्टर पे आए, सपोज से जेनेटिक्स, अगर आपको एक बच्चे को सजेस्ट करना हो कि तुम्हें ये शुरू से लेके जब आप पढ़ रहे हो, मान लो यू आर इन ड्रॉप ईयर, तब से शुरू करते हैं, एक साल के अंदर हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर जेनेटिक्स? फर्स्ट यू वुड टेक माई क्लासेस, सपोज यू विल अटेंड द लेक्चर, उसके बाद लेक्चर में हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते थे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद MCQs करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, तो फ्रेशली अगर आप उसका MCQs कर लेते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस यू गेट रॉन्ग, तो आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे आप लैकिंग हैं, तो आप उसी टाइम उस पे वर्क कर सकते हैं। एंड देन जब नेक्स्ट टाइम आप उसे रिविजिट करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि आप में किस चीज़ में लैकिंग थे, तो आप उस पर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। तो इवेंचुअली ये साइकिल जैसे जैसे रिपीट होती जाएगी, तो मतलब आपका काफ़ी होल्ड हो जाएगा चैप्टर पे। आपने MCQs कहाँ से प्रैक्टिस किए? MCQs मैंने मैम MTG फिंगर टिप्स आती है, मैंने उसी को किया, एंड हर चैप्टर आई वुड से मैंने 3 बार तो सारे MCQs मैंने किए। MTG से किया आपने, 3 बार रिवाइज किया है। और बाकी फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह, और मैम आपकी जो टेस्ट सीरीज़ होती थी जो NCERT वाली होती थी, जो कि बहुत बेनिफिशियल थी, तो उनको मैंने वो भी मैंने करी। तो आपने बेसिकली क्या MTG फिंगर टिप्स, मेरा वाला टेस्ट सीरीज, एंड देन आपने अलग से टेस्ट सीरीज लगाई एंड में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। जी। अच्छा, उसमें कितने आपने टेस्ट दिए और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज कब से आपने लगानी शुरू की थी? मैंने करी थी 2023 के लिए मैंने जनवरी से टेस्ट सीरीज शुरू करी थी, जो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, एंड देन फिर वो पार्ट टेस्ट होते थे, और फिर जो फुल टेस्ट होते थे। तो आई वुड से वही जनवरी से लेके मई तक मैंने टेस्ट दिए हैं। तो वो पहले ऐसा होगा कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट थे? जी, पहले चैप्टर, फिर चैप्टर्स के ग्रुप्स में टेस्ट, फिर हाँ पार्ट टेस्ट थे, एंड देन फुल टेस्ट थे। देन फुल टेस्ट थे। तो आपने कितने टेस्ट दिए जनवरी से अप्रैल के बीच में टोटल? आज सच तो मुझे याद नहीं, बट हाँ आई थिंक मैंने 40-45 दिए होंगे, विच इज़ नॉट टू मच अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपको टेस्ट हमेशा ऐसे देना है एज इफ इट इज़ द एक्चुअल नीट एग्जामिनेशन। अगर आप पहले से उसको बहुत सीरियसली लेके देंगे, तो आपका एक वो बन जाएगा, डिमीनर बन जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन। तो टेस्ट काफ़ी अच्छे से देने चाहिए। सो बच्चों, एक ये तुम पॉइंट नोट कर सकते हो कि
टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है प्रिपरेशन में, मतलब थ्योरी तो इज जस्ट अ पार्ट, ठीक है, 50-60% थ्योरी का पार्ट है, उसके बाद सब टेस्ट है, सब टेस्ट है। अगर आप टेस्ट अपने आप को नहीं करोगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या याद है और आपको क्या नहीं याद है। नोट्स कैसे बनाए अपने? नोट्स नोट्स मैम बहुत ज़्यादा भी आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा भी नोट्स में वो नहीं करना चाहिए। वैसे मैं ज़्यादातर एनसीईआरटी के थ्रू ही अपने नोट्स का वो करती थी कि मुझे कुछ लगता है तो मैं एनसीईआरटी में ही लिख लूँ, बिकॉज अगर ज़्यादातर चीज़ें मेरी एनसीईआरटी में रहेंगी तो मुझे रिविजन करने में काफ़ी हेल्प होगी। ऐसा एक्चुअली बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी लेते हैं, वो एनसीईआरटी के साथ में नोट्स बनाते हैं, जगह होती है ना खाली जगह पे जहाँ पे होती है वहां पे नोट्स बना लेते हैं, तो वो क्या है वहीं से वो रिवाइज कर लेते हैं साथ में, विच इज ऑल्सो अ गुड वे अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें थोड़े ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसमें आपको अलग से स्पेस चाहिए होता है। सो अ गुड आइडिया इज कि एनसीईआरटी के साथ में भी लिख के रखो, ताकि आपको कभी एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं टाइम है और आप रिवाइज करना चाहते हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू वो साइड वाले नोट्स एंड ऑलवेज हैव अ कॉपी ऑल्सो। सी, जैसे एज अ टीचर मुझे कोई चैप्टर पढ़ाना है, सो हाउ वुड आई टीच? मैं सबसे पहले अपने नोट्स से गो थ्रू करती हूँ, क्योंकि नोट्स से एक मैप बन जाता है चैप्टर का, अच्छा ये है ये है ये है, और एक माइंड मैप होना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। माइंड मैप से क्या है, आपको ये याद रहता है अच्छा उस चैप्टर के उस पार्ट में ये बात पड़ी थी। अगर आपके पास चैप्टर का मैप ही नहीं है, दिमाग में मैप ही नहीं है, तो आप उस चैप्टर में से हर चीज रिकॉल नहीं कर सकते हो। तो एनसीईआरटी जैसे अब क्या है, स्टेटमेंट 1-2 का क्वेश्चंस का चलन है, सो हाउ डिड यू रिमेंबर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी? रिपीटेड रीडिंग्स एंड मैं कहूँगी कि मेरे पास एक मेमोरी का आई बिलीव थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन मेमोरी को किया जा सकता है, यू कैन कल्टिवेट इट। तो अगर आप ज़्यादा बार रीडिंग्स लगाएंगे, वही है कि इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट अहेड ऑफ टाइम, और आप ज़्यादा रीडिंग्स लगाएंगे एनसीईआरटी की तो एक पॉइंट के बाद फिर यू विल रिमेंबर कि ये स्टेटमेंट है, And एंड very यू विल active बी एबल टू reading. मेक सेंस आउट ऑफ इट। हाँ, एंड वेरी एक्टिव रीडिंग ऑल्सो, नॉट लाइक कि हम पढ़ रहे हैं आधी नींद आ रही है, बिकॉज जब तक वो सेंटेंस स्टिक नहीं करता ब्रेन में तब तक वो आप वहाँ वो भी नहीं कर सकते, मतलब आप उसको वापस रिकॉल भी नहीं कर सकते, इट हैज़ टू स्टैंड आउट। तो आई थिंक वो पॉइंट आपका बहुत अच्छा था कि इस तरीके से कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये लाइन पढ़ रही हूँ उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज आई थिंक प्रिटी गुड। सो यू रिवाइज 6 to 7 टाइम्स एटलीस्ट एनसीईआरटी, राइट? एक जनरल शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, जैसे ड्रॉप ईयर में तुम्हारा सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता था? मेरे लिए सबसे मतलब फॉरमोस्ट मैंने फिजिक्स को रखा था, बिकॉज आई वॉज बिट वीक। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स अराउंड 3 और 3.5 आवर्स मैं फिजिक्स को देती थी। तुम सुबह कितने बजे उठती थी? आई यूज टू वेक अप एट अराउंड 6, लेकिन मतलब एकदम पढ़ने के लिए नहीं, जस्ट टू मतलब पुट आउट अ प्लान फॉर द डे। तो अगर आप जल्दी उठते हैं तो आई बिलीव इट इज़ बेटर। तो एकदम से, क्योंकि एकदम से आप पढ़ने नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो फिर इन द लॉन्ग रन वो बहुत feasible नहीं है। तो थोड़ा सा आप अगर अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएं उससे पहले, पढ़ने से पहले, तो थोड़ा सा बेहतर रहता है। एंड देन मैं पढ़ना शुरू करती थी अराउंड आई थिंक 8, और सुबह के 3-3.5 घंटे यूज टू गिव टू फिजिक्स, जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा, मतलब आई यूज टू प्रैक्टिस फिजिक्स अ लॉट। फिर उसके बाद कौन सी बुक्स आप प्रेफर करते थे फिजिक्स के लिए? मैम डीसी पांडे। पांडे। एंड उसके बाद फिर आई यूज टू स्टडी केमिस्ट्री, और शाम का स्लॉट फॉर बायोलॉजी, और बीच में लेक्चर्स वगैरह जैसे टाइम पे होते थे वो अटेंड करने होते थे। तो आप एक दिन में कितना टाइम आप स्पेंड करते थे स्टडीज को, लाइव लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी, अगर हम सेपरेट करके बात करें? शुरू में तो एज सच मुझको इतना नहीं याद है, क्योंकि पहले लेक्चर्स वगैरह काफ़ी होते थे और सिलेबस काफ़ी जल्दी कंप्लीट कराना था, तो मुझको इतना वो नहीं है, बट हाँ मेरा पूरा दिन निकल जाता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे लेक्चर्स कम होते गए और सेल्फ स्टडी वाला ज़्यादा स्लॉट बढ़ता गया। सेल्फ स्टडी आई थिंक टुवर्ड्स द एंड मैंने मैक्सिमम 10 और 11 आवर्स अ डे 10-11 आवर्स डे आपने सेल्फ स्टडी हाँ, बट कंसिस्टेंटली आई वुड से नॉट लेस देन 8 आवर्स पर डे। मतलब वो तो है ही, अगर उससे ज़्यादा जा सकते हैं तो डेफिनेटली दैट्स अ लॉट एक्चुअली। इट इज एक्चुअली। ब्रेन पे मतलब कहना बहुत आसान होता है ये चीज़ कि 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। माइंड भागता है। हाँ, इट इज़ नॉट वेरी फीजिबल। हाँ, माइंड ऐसे करता है, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, अच्छा चलो थोड़ी देर खा लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं।
So how did you overcome? यही है मैम कि कंसिस्टेंटली अगर आप 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो दैट इज़ बेटर कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ें एंड देन आप क्रैश कर जाएं, आप एक हफ्ते के लिए पढ़े ही ना एंड देन अगेन आप 15 घंटे पढ़ें, तो दैट विल नॉट डू यू मच गुड. अगर आप रोज़ का 8 घंटा पढ़, इट इज़ मतलब पहले कहने में लगता है कि इट्स अ लॉट, लेकिन इवेंचुअली धीमे धीमे करके पहले यू कैन बिल्ड अप टू 4 hours एंड यू कैन बिल्ड अप टू 6 hours एंड देन यू कैन बिल्ड अप, ऐसे ऐसे यू कैन बिल्ड इट अप. लेकिन आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इवेंचुअली यू विल क्रैश. सर आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे जब खदीजा पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी? मैं कभी कभी देखता था इनको पढ़ते हुए रात में, जैसे रात में मैं उठता था तो मैं इनके कमरे में झांक के देखता था, तो ये कभी कभी मुझे एक बार दिखी नीचे बैठी हुई. तो उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा इनसे. फिर मैंने दूसरे दिन पूछा, मैंने कहा कि आप नीचे क्यों बैठी हुई तो बेटा? तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली में ऊपर बैठे बैठे ये सब दुख जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा नीचे बैठ जाती हूँ. तो नीचे फर्श के ऊपर जो है बैठ के पढ़ती थी. तो मैंने ये देखा कि वाकई ये नीट जो है बड़ा मुश्किल है. मैंने तो कभी नीट में मैं कभी बैठा नहीं, मैं मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ. तो वाकई मैंने सोचा कि ये तो लगता है कि आईएएस पीसीएस से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है जो वो लोग कर रहे हैं. तो बहरहाल हम लोगों का सपोर्ट यही था. मैं ये कहता था कि देखिए नीट की तैयारी कर रही हैं आप, बिल्कुल करिए, और हमारी दुआ है कि, और हम लोगों की विश थी कि ये डॉक्टर बने और क्वालिफाई करें, अच्छे नंबर से लाएं. लेकिन मैंने एक चीज इनसे कही थी, स्ट्रेस नहीं लेना है इसको. स्ट्रेस इसलिए नहीं लेना है कि आपको ये नहीं है कि अननेसेसरी स्ट्रेस लेके फिर आप जो है प्रॉब्लम में क्योंकि और बहुत प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रेस से. हाँ जी जी. इसका ऑपोजिट भी बहुत बार देखा है मैंने बच्चों में, जहाँ पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि तुम्हें करना ही करना है, इस बार निकालना ही निकालना है, तो वो क्या बच्चा पहले स्ट्रेस में और ज्यादा एडिशनल स्ट्रेस है ना. तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मेंटल रिलैक्सेशन वैसे ही आ जाता है. मैं खुद टीचर हूँ. हाँ. तो मैं इस चीज को जानता हूँ बच्चों को कि कैसे होता है, बच्चे क्या क्या फील करते हैं, पेरेंट्स क्या क्या फील करते हैं. चाहे नॉर्मल स्टडी हो या कोई कॉम्पिटिटिव हो, सब में तो कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चे को आगे बढ़ाना. हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका अच्छा करे बच्चा, सब कुछ करे, लेकिन आपको ये देखना है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है और वो कितना कर सकता है. जबरदस्ती किसी बच्चे को आप कोई चीज थोप नहीं सकते. अगर उसका इंटरेस्ट है कुछ बनने में तो आप उसको उधर ही जाने दीजिए जो बनना चाह रहा है. कि आजकल जो है मल्टी डिसिप्लिन वो है, किसी में भी आप जिसमें अच्छा बच्चा हो जो करना चाहता हो करे. तो आपको विश्वास था कि ये कर लेगी? ये कर लेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब किया था तो मुझे लगा था कि ये कर लेगी. तुम्हें क्या लगता है कि एक नीट की जर्नी में किसी भी टीचर का क्या रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में? टीचर का मैम आई थिंक सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो आई थिंक 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है. एंड एक्चुअली और ये भी है कि आपको क्लिक करना चाहिए वो टीचर. ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत सारे बच्चों को मतलब एक टीचर अच्छा लग रहा है तो आपको भी लगे. तो आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही बैठ रहा है. मतलब आपको भीड़ के साथ जो भागने वाली चीज़ है दैट इज़ नॉट ओके आई बिलीव. उससे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बिकॉज बहुत सारे लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं. अगर एक टीचर की तरफ सब भाग रहे हैं तो अल्टीमेटली आप भी भाग रहे हैं. बट सेल्फ डाउट में भी आने लगते हैं कि यार सबको इससे बढ़िया लग रहा है तो मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं क्लिक बन रहा है वहाँ पे, है ना. लेकिन आपको वही करना चाहिए जो मतलब आपको लगता है कि आपके लिए सही बैठ रहा है. और टीचर बहुत मुझे लगता है पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए. मतलब आफ्टर फ्यू ट्रायल्स एंड एरर्स पहले ही अपना डिसाइड कर लो, रादर देन स्विचिंग कि आप 6 महीने कहीं पढ़ के फिर आप स्विच कर रहे हो. हालांकि वो भी करना पड़ सकता है अगर जरूरत पड़े तो, बट इट इज ऑलवेज बेटर. इट इज बेटर कि आप एक टीचर से पढ़ो, क्योंकि हर टीचर जैसे जो वो कवर करेगा वो अपने तरीके से कवर करेगा. देन आप अगर कहीं और जाओगे देन वो अपने तरीके से कवर करेगा. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो पहले ही इट्स अ गुड थिंग इफ यू कैन decide your teachers in the first go. ठीक है, maybe you can take some trial classes, maybe you can watch them on YouTube or something, but always first fix it. Your books and your teachers, ये आपको पूरी अपने जर्नी में काम आएंगे, वो पहले से अपने फिक्स कर लो.
केमिस्ट्री की बुक नहीं मैंने आपसे पूछी, आपने केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स फॉलो की? केमिस्ट्री के लिए मैम मैंने MTG फॉलो करी थी, MTG एट योर फिंगर टिप्स। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस आई यूज्ड टू प्रैक्टिस। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हारी लाइफ में जितने लोग हैं उनमें अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो किसका है? एंड जस्ट यू कैन जस्ट थैंक देम ऑन कैमरा आल्सो। वैसे तो तुमने पर्सनली भी किया ही होगा। पेरेंट्स ऑफ कोर्स एंड टीचर्स। आई वुड से कि मतलब पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट, मतलब आई बिलीव माई सेल्फ टू बी वेरी प्रिविलेज्ड, बिकॉज वही है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझको बहुत सपोर्ट किया और आई हैड वेरी गुड टीचर्स, तो मतलब आई वुड थैंक ऑल ऑफ देम। मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रोल टीचर्स से भी बड़ा होता है, क्योंकि टीचर्स एक पार्ट में आपको सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स आपको हर पार्ट में सपोर्ट करते हैं, हर पार्ट में सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है उनका और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी बच्चे की सक्सेस में। तो चलो तुम्हारी फैमिली में से बात करते हैं। तुम्हारी फैमिली में तुम्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका लगता है? मम्मी पापा का। तो तुम अपनी मम्मा के लिए कहो कुछ शब्द, ताकि वो जब ये वीडियो देखे तो मतलब वैसे तो ऑफ कोर्स उनको पता है कि तुम उनके लिए क्या फील करती हो, बट स्टिल। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। बस लेटर लिख दो अपनी मम्मी के लिए, मम्मी पापा को लिख दो बस, जो वो है। बड़ी बार वैसे हेजिटेशन फील करते हैं ना पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, क्योंकि एक थोड़ा सा इंडियंस में हमारे में खासकर ऐसे कुछ एक ऐसे बैरियर सा रहता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, और हमारे पेरेंट्स भी जैसे हमसे प्यार बहुत करते हैं बट दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। ऐसे वो ऐसे कर देंगे, हाँ बेटा ठीक है, अच्छा हाँ बेटा तुम परेशान मत, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि एक लड़के के लिए नीट क्रैक करना और एक लड़की के लिए नीट क्रैक करना, इज इट सेम और इज इट डिफरेंट, और डू यू हैव टू फेस सम एडिशनल चैलेंजेस? अब हम जैसे सोसाइटी व्यू करती है तो अब तो आई बिलीव हालत फिर भी बहुत बेहतर है। आई थिंक कि समटाइम्स वी लिमिट आवरसेल्व्स एंड देन अदर्स लिमिट आवरसेल्व्स, तो वो तो चलता ही है। दैट पीपल विल थिंक कि मतलब एज अ फीमेल दैट यू आर लेस केपेबल और यू आर डेफिशिएंट इन सम फॉर्म, लेकिन आई थिंक अब उसका कोई वो है नहीं। मतलब मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही हूँ मैं इस चीज को। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नहीं, अब देश में जो है, अब जो आज के ट्रेंड है, अब आज पहले ये था कि मेल एंड फीमेल में बड़ा सोचते थे कि फीमेल जो है बहुत अलग चीज है और मेल कोई अलग है, मतलब एक तरीके स्पीसीज है, तो दोनों में बहुत फर्क था। लेकिन आज का अब जमाना जो आ गया है उसमें अब हम तो ये देखते हैं, हम तो अपने कॉलेज स्कूल में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है बच्चियाँ ज्यादा अच्छा करती हैं, ज्यादा सिंसियरली ज्यादा पढ़ती हैं सिंसियर है बच्चे। जबकि होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बच्चियों में सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, पढ़ती हैं, उस तरीके से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक तरीके से देश के लिए नुकसानदेह है, गलत है। लेकिन अब हमारी बच्चियां जो ऊपर आ रही हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, ये अच्छा है, और ये लीड कर रही हैं, और हमें लगता है आने वाले टाइम में ये नेशन को खुद यही लोग डील करेंगे, यही लीड करेंगे। मैंने ना सर एक बुक पढ़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की के लिए सेम अचीवमेंट करना एक लड़के के कंपैरिजन में बड़ी बात है। देयर इज अ सिस्टेमिक थिंग गोइंग ऑन इन अवर वर्ल्ड, जहाँ पे देयर वाज अ स्टडी जहाँ पे टेस्ट वाज गिवन लड़कों को लड़कियों को, एंड लड़कों से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे। तो लड़कों ने अपने आप को ज़्यादा स्कोर किया जितना उनका एक्चुअल मार्क्स है, और लड़कियों ने अपने आप को कम स्कोर किया जितना उनका एक्चुअल मार्क्स है। और ये बाहर की स्टडीज़ है, अमेरिका की स्टडी है, इंडिया की बात भी नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग तो फिर भी एज अ सोसाइटी थोड़ा पीछे हैं अभी। तो एक सिस्टेमिक वो चीज़ है कि जहाँ पे लड़कियों को शुरू से ये क्यूज दिए जाते हैं इनवॉलेंटरली, हमें पता भी नहीं होता कि हम दे रहे हैं, एज अ सोसाइटी हम कर रहे हैं कि यू आर लेसर। कि जैसे एक और स्टडी थी कि एक जॉब के लिए, एक उसके लिए वॉलंटियर करने के लिए बोला गया लड़कियों को, लड़कों को, लड़कों ने ज्यादा खुल के वॉलंटियर किया एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या पता मैं ये जॉब कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, इवन बीइंग आफ्टर बीइंग मोर क्वालिफाइड देन मेन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फीड किया जाता है कि समहाउ तुम्हारे बस का थोड़ा कम है, थोड़ा दूसरे लोग ज्यादा केपेबल हैं। लड़कों में ये सोसाइटी की तरफ से फीड किया जा रहा है कि तुम ज्यादा केपेबल हो। सो हैविंग सच अ ग्रेट
good achievement, great achievement as a woman, I think is a bigger achievement. So congratulations. Thank you. And I hope you become a role model to so many other girls. और ये मैं इसलिए नहीं कह रही because it's not like, see, ऐसे तो लड़के और लड़कियां बराबर हैं. मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है हमारी कंट्री में हर जगह. And we need good role models. We need women who are having a good balanced life, जो अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, जो आगे जाके अपने परिवारों में, घर फैमिलीज में भी अच्छा, मतलब दे शुड हैव अ गुड बैलेंस्ड लाइफ, ताकि हम और अच्छे रोल मॉडल्स बन सकें अपने से छोटे बच्चों के लिए. सो डू यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द गर्ल्स लुकिंग एट दिस इंटरव्यू? मैं ये कहूँगी कि यू शुड नेवर लिमिट योरसेल्फ. अपनी मतलब लिमिट्स को कभी भी कम नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज एक्सपैंड योर लिमिट्स और हमेशा अच्छा करना चाहिए और ज़्यादा दूसरों का वो नहीं करना चाहिए. दूसरा क्या कह रहा है दैट शुड नॉट मैटर. जो अपने आप को करना है दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. मैं भी एक मैसेज दूं मैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. बच्चों, मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ एज ए टीचर कि आप लोग आगे बढ़िए, नेशन को आगे बढ़ाइए, अच्छा करिए देश के लिए. और ख़ास करके बच्चियों से ये उम्मीद की जा रही है कि आप लोग आने वाले ज़माने में देश को जो है आगे आप लोग लेके जाएंगे. उम्मीद जहाँ तक हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रही हैं, तो जो ये लड़की और लड़के में जो फ़र्क है इसको मिटाना है बहुत जल्दी. और ये उम्मीद है कि हमारे देश में ये बहुत जल्दी मिट जाएगा और आप नेशन को लीड करेंगी. मेरी यही दुआ है और अच्छे से आप लोग करें, यही मेरी. ज़रूर सर, आपकी दुआ सक्सेसफुल हो, मैं तो यही कहूँगी. थैंक यू सो मच. अच्छा, 2 क्वेश्चंस है मेरे पास अभी. एक क्वेश्चन ये कि मेरी क्लासेस ने तुम्हें लर्न करने में कैसे हेल्प किया, एज अ सब्जेक्ट उसको इजी बनाने में कैसे हेल्प किया? मैम, आपसे मैंने अपनी मतलब मेजॉरिटी जितनी मेरी स्टडी टेक्निक्स हैं, बी इट फॉर बायोलॉजी और बी इट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, मैंने आप ही से सीखी हैं. बिकॉज आपका जो तरीक़ा था जिससे आप बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज़ों से रिलेट करके आप बहुत सारी मतलब एकेडमिक चीज़ें रिटेन कर सकते हैं. तो जैसे आप एग्जाम्पल्स याद कराती थी या वही कहें कि जो ले मैन लैंग्वेज में चीज़ों को याद कराना, तो वो सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, वो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी मुझे बहुत हेल्प हुई उससे. इवन मैंने फार्मूलाज भी बहुत सारे इसी तरीके से याद करे. तो मतलब आपका तो बहुत मेरे ऊपर इम्पैक्ट रहा है एंड थैंक यू फॉर दैट. मोस्ट वेलकम. और दूसरी बात मुझे पूछनी है, हाउ डिड यू ओवरकम the distractions of social media, because it is a major challenge. हमें पता नहीं है आज के टाइम में, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कैसे सोशल मीडिया हमारी लाइव्स में घुस गया है एंड उसने हमारी लाइफ छीन ली हमसे, बच्चों से उनके करियर छीन लिए, पेरेंट्स से उनका टाइम छीन लिया जो अपने पेरेंट्स को बच्चों को देना चाह रहे हैं. मतलब एवरीबडी इज इनटू सोशल मीडिया. सो हाउ डिड यू ओवरकम दोज डिस्ट्रैक्शंस? मैम, आई वुड से डिसिप्लिन इज द की टू इट. कि एक तो आप के माइंड में जो आपका गोल है वो बहुत मतलब एकदम सेट इन स्टोन होना चाहिए. लिख लो कहीं पे अपने उसमें, तो उसके बाद इट विल नॉट सीम लाइक दैट बिग ऑफ अ चैलेंज. लेकिन अगर ऐसा भी है तो आप कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर दीजिए अपने अकाउंट्स और उसको अपनी साइट में अपनी साइट में ही मत रखिए. मतलब इंस्टाग्राम हो गया और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपनी साइट में ही मत रखिए एंड यू विल फॉरगेट अबाउट इट एक पॉइंट के बाद. अगर आपको एंटरटेनमेंट है तो मतलब कुछ सीरीज वगैरह वो भी मतलब इन टाइम तो उससे देखेंगे तो देयर विल बी अ बैलेंस. आई बिलीव कि सोशल मीडिया से बहुत बेहतर है कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आप इस तरीके से. बिल्कुल सही कह रहे हो तुम. माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बेटर है, ऐसे स्क्रॉलिंग से बेटर है कि तुम एक सीरीज देख लो, तुम एक मूवी देख लो जब तुम थके हुए हो. स्क्रॉलिंग आपका दिमाग खराब कर देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता, फोकस खत्म कर देता है, आपका डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है इंसान. आप पढ़ने भी लगोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा लिखा क्या है, इतना आपके दिमाग की ऐसे धज्जियां सी उड़ा. और एक बात ये भी है कि एक पॉइंट के बाद अगर आप सोशल मीडिया से हट जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद फिर आपको सोशल मीडिया इतनी टेम्पटिंग लगती भी नहीं है. बिकॉज जब मैं हट गई थी सोशल मीडिया से तो अब मुझको सोशल मीडिया इतनी टेम्पटिंग नहीं लगती. मुझको इतना वो समझ में नहीं आता बिकॉज आप सोशल मीडिया छोड़ देते हैं तो यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड एंड फिर आप उसको कॉम्प्रोमाइज, शायद आप उसको ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहें तो आपको इतना टेम्पटिंग नहीं लगेगी सोशल मीडिया उसके बाद. सही बात है, एक बार छोड़ दो तो ड्रग्स की तरह आप छोड़ ही दोगे धीरे धीरे करके. राइट, सो वी आर डन विद
most of the things. ठीक है. So thank you so much, Thank you, sir. मैम. मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ. और मैं एक चीज में, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कभी कभी आपकी जब खदीजा ने तारीफ की कि मैम हमारा पढ़ाती हैं इस तरीके से, ऐसे बायोलॉजी ऐसे, बहुत अक्सर आपका ही नाम लेती थी. जितने टीचरों में आपका नाम लेती थी ज्यादातर. तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे. तो फिर मैंने भी कुछ चैप्टर, जैसे आपने अभी जेनेटिक्स का नाम लिया, तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, वर्ड्स तो पढ़ते हैं लेकिन उनके बारे में सही से. तो जब मैंने आपके वीडियोस देखी तो वाकई उसमें ये लगा कि बड़ा लेमैन, जो एक तरीके से बहुत जो लेमैन है वो भी समझ सकता है. तो बहुत शुक्रिया मैम. और आप एक टीचर भी अच्छी हैं, और एक आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं. इसके लिए मुझे आपको बहुत थैंक यू. Thank you, sir. Thank you so much. It means a lot to me. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा YouTube से तैयारी करना चाहे, ठीक है, तो आप उसको क्या सजेशंस देना चाहोगे? क्योंकि YouTube पे वैसे भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, है ना, कि आप कुछ पढ़ने लगते हो, कुछ और वीडियो का सजेशन आ जा रहा है. तो क्या YouTube से तैयारी कर सकता है बच्चा? हाँ, आई थिंक कि यूट्यूब से तैयारी करना, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिट मोर चैलेंजिंग, बट इट इज़ पॉसिबल. तो बस यू विल हैव टू हैव अ लिटिल मोर डिसिप्लिन. और वही है कि आप सेट कर लीजिए अपने टीचर्स एंड अपने आवर्स, स्टडी आवर्स, और अपने एंटरटेनमेंट आवर्स को भी आप सेट कर सकते हैं कि हम इतने में ही बस मतलब कुछ भी और करेंगे एंड बाकी टाइम विल स्टडी. तो उससे आई थिंक काफ़ी अच्छा एक मतलब मैप रहता है फॉर योर डे. हाँ, आप प्लेलिस्ट बना सकते हो अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो बच्चों, सो दैट उसके बाद उसी का ही सजेशन है जो आप पढ़ना चाह रहे हो, rather than. और सब्सक्राइब मत करो ऐसे चैनल्स को जो तुम्हें नहीं देखने, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो उसका फिर सजेशन आएगा. YouTube से भी पढ़ सकते हो, ठीक है. अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कोई कोर्स नहीं खरीद पा रहे, सपोज जैसे मेरा कोर्स आएगा अभी, अगर आपको लगता है कि नहीं अफोर्ड हो पा रहा है, आप YouTube से भी पढ़ सकते हो, बट आपको 10 गुना ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डू इट. ठीक है. बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर फॉर फ्री, यू कैन गेट इट. ठीक है. मैं एक चीज और इसमें जो है ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने देखा है देश में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं. मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मेरी बेटी का नाम खदीजा फातिमा, मैडम ऋतुराज, पूरा नाम जो है ऋतु रतेवाल. हाँ. तो एक्चुअल में देखिए छोटी मोटी चीजें होती हैं देश में, अगर थोड़ा सा कुछ. अब मैम ने देखिए चंडीगढ़ से गाड़ी चला के आई 6 घंटे के, खदीजा को बुलाया इनकरेज करने के लिए. तो देश में जो छोटी मोटी बात लेके इस तरीके से उन्माद फैलाते हैं लोग. देश में जो एक घटना को ले लेते हैं तो फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं. तो ये बड़ी खराब बात है. इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटीज के प्रति जनरलाइज कर देते हैं चीजों को. जो एक कम्युनल फीलिंग जो क्रिएट करते हैं ये राजनीतिक लोग हैं, और इसको जनरल लोगों से कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे और किसी फील्ड में हो. उनको तो ये बच्ची अच्छा कर रही है तो ये अच्छी है, जो नहीं अच्छा करेगी कोई बात नहीं, वो कोई भी हो, कुछ भी नाम हो उसका, अगर एक अच्छा करता है तो एक अच्छा है. तो इस तरीके की फीलिंग जो लोग क्रिएट करते हैं वो गलत है. देश में सब लोग अच्छे हैं, थोड़े बहुत लोग हर तरफ किसी कम्युनिटी में भी कम खराब हो सकते हैं, दूसरी कम्युनिटी में हो सकते हैं. तो उनको इग्नोर किया जाए और धीरे धीरे उनको किसी तरीके से काउंसलिंग करके उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए और वो एक अच्छे इंसान बनाया जाए. हाँ सर, मैं यही एक सोच मैं है. समझ रही हूँ जी जी कि देखो, एक जो आम इंसान है जी. वो तो एक अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना बस, चाह रहा है ना. बस. वो अपने जॉब करना चाह रहा है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाह रहा है, एक सेफ इन्वायरमेंट अपने घर में देना चाह रहा है कि उसकी फैमिली प्रॉस्पर कर सके. एक नॉर्मल इंसान को ज़्यादा कोई पॉलिटिकल वो नहीं रहते, इंक्लिनेशंस नहीं रहते. एक नॉर्मल इंसान को किसी से ज़्यादा कोई बैर नहीं रहता है. और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स कई बार मतलब बिना बात की हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट. एंड ये मैं अपने बच्चों से भी बात करती हूँ क्लास में कि डोंट जनरलाइज थिंग्स एंड डू नॉट मेक स्टीरियोटाइप्स. बिल्कुल. ठीक है. एंड कोई भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और
कुछ रेशो में चीजें एक्सट्रीम में होती हैं, वो किसी भी कम्युनिटी में हो, हर कम्युनिटी के पास अपने एक्सट्रीम लोग हैं, बट जो 99% लोग हैं वो हर कम्युनिटी के शांति से ही रहना चाहते हैं। किसी को पसंद नहीं है दंगे, किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है कि रोड्स पे घरों पे पत्थर पड़ जाएं या गाड़ियां जल जाएं, किसी को पसंद नहीं है, सब शांति से रहना चाहते हैं, एक इन्वायरमेंट चाहते हैं, शांत इन्वायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर कोई यही चाहता है सर। सबका दायित्व है कि हमें वही बनाना चाहिए, शांत। और जो लोग ये नहीं चाहते उनके मोटिव्स एक्चुअली वो है ही नहीं जो वो कहते हैं कि वो हैं। उनके मोटिव्स हाईली पॉलिटिकल हैं, हाईली अपने फायदे के लिए, हाईली पैसे के लिए, सब कुछ पैसे का खेल है, बाकी कुछ है ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये मोटिव है, वो कुछ है ही नहीं है। दैट्स वेरी वेरी पर्सनल टू देम जो उनका मोटिव है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू आप आए, आपने मुझसे बातें करी इतनी सारी, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, एंड आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी और अच्छा करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड ओ गॉड, आई फॉरगॉट मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, आई फॉरगॉट। मैंने जब मैं प्लस पे पढ़ा रही थी, अनअकैडमी प्लस पे, तो मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि जिस भी बच्चे के 360 में से 360 आएंगे बायोलॉजी में, मैं उसे आईफोन गिफ्ट करूंगी। और वो आईफोन गिफ्ट करने के लिए मैं 6-7 घंटे गाड़ी चला के यहाँ तक आई हूँ, एंड आई वॉज अबाउट टू एंड द इंटरव्यू विदाउट डूइंग दैट। आई एम सो सॉरी। Here is your gift. Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you. Please open it. Please open it. इसको ओपन करिए। रुको, यहाँ पे टेप लगी हुई होगी ना, एक बार रुको। ये वाली एक इधर है, एक उधर है, उतारो। ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस तरीके से वादा करते हैं, फिर वो हंसी मजाक में भी कभी कभी टाल जाते हैं। लेकिन मैडम ने इतना सीरियसली इसको लिया। कई दिन से खदीजा को फोन कर रही है, खदीजा तुम्हें आना है। तो खदीजा ने कहा पापा चलना है, मैडम बुला रहे हैं। मैं कहा चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। मैम 6 घंटे गाड़ी चला के आई हैं इसके लिए, और वाकई एक बहुत अच्छे टीचर और अच्छे इंसान की एक ये खासियत है। और ये जो चीज है ये 2024 वाले बच्चों के लिए भी है। जो भी बच्चे मेरे कोर्स में अभी इनरोल होंगे जो मैं अभी कोर्स निकालने वाली हूँ 2024 के बच्चों के लिए, 1 मिनट पहले प्लीज देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। आप लोगों को ये लेना है। Thank you, ma'am. ये रिमूव करो। डू यू लाइक इट? I love it. Thank God. Thank you. जो 2024 वाले बच्चे हैं, जो मैं बैच अभी निकालूंगी 2024 के लिए, जो भी बच्चा 360 में से 360 लेके आएगा, ठीक है, तो आपको आईफोन जो भी उस टाइम पे लेटेस्ट चल रहा होगा वो मैं गिफ्ट करूंगी। अगर आप मेरे पास नहीं आ पाओगे चंडीगढ़, मैं आपके पास आऊंगी। अगर आप कहीं नहीं आ पाओगे, मैं आपके घर आऊंगी। आई विल गिव यू, ठीक है, बट वर्क हार्ड एंड गेट योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स को पाना है किसी भी उस पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू।